दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा देश जो ऑफिशियली मिलिट्री नहीं रख सकता बट दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। सुनने में असंभव सा लगता है बट ये है जापान की इनक्रेडिबल स्टोरी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नो वॉर क्लॉज रखते हुए जापान ने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री में से एक बनाई। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस आर्म्स किस तरीके से बनाए। यकीन मानिए ये कहानी आपको कुछ ऐसे पहलू दिखाएगी जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। 1945 का जापान बहुत अलग था, तकरीबन तबाह हो चुका था। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराए जा चुके थे, शहर के शहर बर्बाद हो चुके थे, इकोनॉमी ना के बराबर बची थी। यूएस के एक कर्नल मैकार्थर को जिम्मेदारी सौंपी गई जापान को डीमिलिटराइज करने की और जापान को अपने युद्ध की तबाही से बाहर निकालने की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने देख लिया था कि जो जापानीज होते हैं इनका रेजिलियंस कितना ज्यादा ऊपर होता है, तो इन लोगों के साथ लंबे दौर की दुश्मनी बहुत भयानक हो सकती है। तो कर्नल मैकार्थर का पहला काम डेवलपमेंट से पहले था जापान को डीमिलिटराइज करना, वो भी जबरदस्ती नहीं, जापानीज किंग और जापानीज पब्लिक की रजामंदी के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 की बर्बादी के बाद जापान के लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके थे और वो वॉर से, जंग से नफरत करने लगे थे। 1947 के अंदर जापान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके अंदर एक आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के हिसाब से जापान कभी भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करेगा, ऑफेंसिव लड़ाई के लिए आर्मी तक तैयार नहीं करेगा और ऑफेंसिव हथियार भी डेवलप नहीं करेगा। एम्परर हिरोहितो के साथ आम जापानी ने भी इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे दिल के साथ एक्सेप्ट किया, क्योंकि पोस्ट वॉर की गिल्ट थी, बर्बादी उनकी आंखों के सामने खड़ी थी और जापान को यहां से आगे चलना था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिलिट्री का एपेटाइट भी नहीं था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, आज 2025 में जापान का जो डिफेंस बजट है वो $50 बिलियन है, भारत से भी ज्यादा, और 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री जापान के पास है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जापान तो आज भी बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री का कोई स्कोप ही नहीं है। चलिए जानते हैं। 1950 का दौर था, कोरिया अपने गृह युद्ध के अंदर झुलस रहा था। वहीं पे यूएसएसआर स्टालिन के अंदर कम्युनिस्ट बन चुका था और चाइना भी माओ के अंदर कम्युनिस्ट बन चुका था। यहाँ पे यूएस ने रियलाइज किया कि पूरा ईस्ट एशिया कम्युनिस्ट के अंदर आ जाएगा और यूएस सिर्फ देखता रह जाएगा। यहाँ पे यूएस ने रियलाइज किया कि उनसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जापान को डीमिलिटराइज करके। मैकार्थर जो जापान को डिसआर्म करना चाह रहे थे, अब पैनिक मूड में थे। उन्हें जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग अलाई की, वो जापान हो सकता था, बट उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन तक लिख दिया था जिसको जापानीज गवर्नमेंट और जापानीज एम्परर तक ने एक्सेप्ट कर लिया था। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को बोला, लुक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री अलाउड नहीं है बट सेल्फ डिफेंस का हक तो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर थोड़ा हिचकिचाए, उन्होंने बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके के मिलिट्री का कोई स्कोप नहीं है। बट 1950 के कोरियन वॉर में चाइना का बढ़ता हुआ इंफ्लुएंस देखकर जापान ने डिसाइड किया कि सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1950 के अंदर जापानीज पुलिस फोर्स बनाई गई। जापानीज पुलिस फोर्स कहने के लिए पुलिस फोर्स थी बट जो उनकी ट्रेनिंग थी वो टिपिकल मिलिट्री स्टाइल की ट्रेनिंग थी। 1952 के अंदर जापान और यूएस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके अंदर जापान यूएस की आर्मी को स्ट्रेटेजिक बेसिस प्रोवाइड करेगा और यूएस जापान को एक स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। और 1954 में सबसे बड़ा मूवमेंट आया जब जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का गठन हुआ। ये एक प्रॉपर आर्मी की जितनी ट्रेन फोर्सेस थी बट नाम था सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। अब यहाँ पे जो जापानीज स्कॉलर्स थे उन्होंने बोला, देखिए हम लोग ऑफेंसिव मिलिट्री तैयार नहीं कर रहे हैं, हम डिफेंसिव मिलिट्री तैयार कर रहे हैं। हम ऑफेंसिव हथियार तैयार नहीं कर रहे, हम डिफेंसिव हथियार तैयार कर रहे हैं। हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस तैयार नहीं कर रहे हैं, हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन हम डिफेंसिव ऑपरेशंस करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। यहाँ पे जापान ने दोबारा मिलिट्री और मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर कदम रख दिया था। 1960 के जापान ने एक बहुत ही अलग अप्रोच अपनाई, जहां पे ज्यादा कंट्रियां मिलिट्री बिल्डअप के ऊपर फोकस करती है, वहां पे जापान ने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया। अगर आप जापान की ज्योग्राफी देखेंगे तो वो एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, तो नेवी की जरूरत तो बनती है बट एयरक्राफ्ट कैरियर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो जापान ने क्या किया, हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर्स बनाए। डीडीएक्स क्लास के ये डिस्ट्रॉयर्स किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज के ही होते हैं। जेएस कागा, जेएस इजुमो, ये दोनों हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर्स अगर आप साइज में देखें तो 248 मीटर लंबे हैं।
ये हमारे आईएनएस विक्रमादित्य से थोड़े से ही छोटे हैं और एकदम रिसेंट में इनके अंदर अच्छी खासी मॉडिफिकेशंस करी जा रही हैं ताकि F-35 फाइटर जेट इनके ऊपर लैंड कर सके और यहां से टेक ऑफ कर सके। और जापानीज कहते हैं ये हमारी बेसिक डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, वो इसको हेलीकॉप्टर करियर्स विद एनहांस्ड कैपेबिलिटीज के नाम से बुलाते हैं। जापान की नेवी आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नेवल फोर्स है। इनके पास 50 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं, कटिंग एज वेपन्स हैं, कटिंग एज रडार्स हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। 1990 में नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। इससे जापान को सीधी थ्रेट महसूस करी। उसने यूएस के साथ मिलकर एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया। एजिस मिसाइल सिस्टम दुनिया के कुछ सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम में से एक है। यूएस जो 2025 में अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, उसकी इंस्पिरेशन काफी कुछ एजिस से ली गई है। ये एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस के अंदर ही इंटरसेप्ट कर सकता है। सी बेस और लैंड बेस दोनों तरीके के प्रोटोटाइप्स इसके अंदर है। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल दागी थी जो जापान के एयर स्पेस के ऊपर से गई थी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल दागते ही विद इन फ्यू सेकंड्स जापानीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। जापान ऑफिशियली एयर फोर्स नहीं रखता, वो अपने आप को कहता है कि हमारी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है। ये एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स कितनी केपेबल है, इसके अंदर 200 से ज्यादा F-15 फाइटर जेट है, इसके अंदर F-35 फाइटर जेट है और ये जापान में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज, ये दोनों कंपनियां आर्म्स जापान के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज, ऐसी कई कंपनियां जापान के अंदर कटिंग एज वेपन्स मैन्युफैक्चर करती हैं। टाइप 90 टैंक, F-2 फाइटर जेट, ये जापान के अंदर ही बनाए जाते हैं। जापान फिलीपींस को, इंडिया को, वियतनाम को, कई देशों को हथियार सप्लाई भी करता है। अब इतनी सारी डिफेंस स्पेंडिंग के लिए पैसा भी चाहिए होगा और जापान के पास इतना सारा पैसा आया कहां से? वो आया इकोनॉमिक मिरेकल से, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सबसे पहले शुरू किया था। 1950 और 60 के बाद जापान ने काम किया अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और उसने एक्सेप्ट करी योशिदा डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के थ्रू अपनी जीडीपी का मात्र 1% उसने अपने डिफेंस के ऊपर खर्च किया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए इकोनॉमी को डेवलप करना उन्होंने शुरू किया। मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बेइंतहा फोकस डाला गया। सिक्योरिटी के लिए यूएस के साथ पैक्ट साइन करा गया ताकि जापान को अपनी सिक्योरिटी के लिए दोबारा परेशान ना होना पड़े। अब इनिशियली सिक्योरिटी के बदले जापान ने यूएस को जापान के अंदर स्ट्रेटेजिक बेसिस प्रोवाइड कराए थे, बट स्लोली ये जो 1% ऑफ द जीडीपी है, इसको और ज्यादा बाइफरकेट करा गया। ये 1% ऑफ द जीडीपी जो था, ये बेसिक था जापान के डिफेंस में। जो R&D था वो इस 1% ऑफ द जीडीपी के बाहर रखा गया। जो मिलिट्री की सैलरीज होती है वो भी इस जीडीपी के बाहर रखी गई। जो पुलिस की सैलरीज थी जो कि मिलिट्री के तहत ट्रेंड हो रही थी, वो भी इस 1% ऑफ द जीडीपी से बाहर रखी गई। सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा, इनको हम जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? लेकिन ये बहुत गहरे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं। बंदूक और गोली नहीं, प्रोसेसर्स, सॉफ्टवेयर्स, सैटेलाइट्स, एल्गोरिथम्स। 9/11 के हमले के बाद जापान की सोच के अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस आया है। जापान ने डिफेंस के ऊपर फोकस करना और ज्यादा शुरू कर दिया। यहाँ पे जापान ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ डिफेंस अलायंस सेट करे और इसको नाम दिया गया कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस रेवोल्यूशन। इसके हिसाब से अगर यूएस के ऊपर अटैक होता है तो जापान पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया पे अटैक होता है तो जापान पार्टिसिपेट कर सकता है। जापान सीधा मिलिट्री नहीं भेज सकता बट सप्लाईज भेज सकता है। इराक वॉर जो 2004 से 2009 के बीच में हुआ था, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के नाम पर JSDF ने इराक के अंदर ऑपरेशंस किए थे। सोमालिया पायरेट्स के अगेंस्ट जापानीज फोर्सेस इन्वॉल्व रहती हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर जापानीज फोर्सेस की अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन होती है। सूडान के अंदर, हैती के अंदर इन फोर्सेस ने अपना काम किया था और ऑफिशियली जापान ने हर एक नेशन को नाम दिया सेल्फ डिफेंस नो वॉर ओनली। 2022 में जापान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया लॉन्ग स्ट्राइक कैपेबिलिटी। टॉमहॉक मिसाइल को इंडक्ट करा गया। 1600 किलोमीटर से ऊपर की स्ट्राइक कैपेबिलिटी जापान ने डेवलप करी। जापान ने बोला कि अगर हमें कभी भी अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा महसूस होगा तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी। हमें लगता है कि चाइना भारी पड़ेगा जापान के ऊपर मिलिट्री कैपेबिलिटीज के हिसाब से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान उसको नलिफाई करता है अपनी टेक्नोलॉजी से। जापान के पास सिग्नेट नाम की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो चाइनीज मिलिट्री के कम्युनिकेशंस को कंफर्टेबली इंटरसेप्ट कर सकता है। यहां तक कि यूएस से भी बेटर सर्वेलेंस चाइना के मिलिट्री बेसिस पर जापान करता है। आज जापान की जो अप्रोच है दैट इज पीस
ट्रू स्ट्रेंथ है, ये काफी हद तक बदल चुकी है इनिशियल अप्रोच से। चाइना के एक्सपेंशन ने जापान को फोर्स किया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को रीथिंक करने के लिए, और ताइवान का सिनेरियो भी जापान को फोर्स कर रहा है अपनी मिलिट्री को एनहांस करने के लिए। अगर कभी चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो जापान ना चाहते हुए भी उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएस के बेसिस जो जापान के अंदर है वो सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे उस वॉर के अंदर। तो ये कहानी थी जापान की मिलिट्री माइट की, जिसको शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं है। जापान बहुत खामोशी से एआई, रोबोटिक्स इनके ऊपर काम कर रहा है, जिसकी एक हल्की सी झलक हमने अभी रिसेंटली देखी थी। आने वाले टाइम में काफी हद तक चांसेस है कि अगर जियोपॉलिटिकल माहौल बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया तो जापान एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, जो उसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी किया था। और अगले 10 साल के अंदर जापान के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे जा सकते हैं। इस चीज की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।